स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 31। देखिए ये हमसे क्या कह रहा है। 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखो वो हमसे कह रहा है कि 500 रुपये हैं हमारे पास। ठीक है, उन 500 रुपये पर अगर हम 10% की ब्याज लगाएं, मान के चलो हमने यहाँ पे 10% की ब्याज लगा दी। ठीक है, फिर वो हमसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज लगाने पर ये राशि 10 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी, यानी कि 11वें वर्ष में वो कितनी हो जाएगी, वो हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, 10 वर्षों के बाद यानी कि 10 वर्ष पूरे कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद 11वें वर्ष में वो कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो हमको पता है कि पहले वर्ष में वो जो राशि है ना, मतलब शुरुआत में 0वें वर्ष में, ठीक है, या फिर हम मान सकते हैं पहले वर्ष में। ठीक है, पहले वर्ष में वो जो राशि है ना वो 500 है। ठीक है, फिर पहले वर्ष के बाद, पहले वर्ष के बाद, ठीक है, पहले वर्ष के बाद यानी कि दूसरे वर्ष में वो जो राशि है ना वो हो जाएगी हमारे पास 500, तो जो उसने दिए थे वो प्लस उसका 10% ब्याज, यानी कि 500 इंटू 10/100, इतनी राशि उसने हमको दी थी और इतना उसका ब्याज हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 2 वर्ष के बाद। ठीक है, 2 वर्ष के बाद क्या होगा, ये जो राशि है ना पूरी, ये राशि इसको यहाँ लिख लेते हैं 500 प्लस 500 इंटू 10/100। दूसरे वर्ष के प्रारंभ में इतनी राशि हो गई वो। ठीक है, अब दूसरे वर्ष के बाद निकालेंगे तो इतनी राशि तो उसने हमको दी हुई है, अब इस पे 10% ब्याज और लग जाएगा, यानी कि ये राशि तो है ही, यानी कि अगर इसको हम 1 से गुणा कर देंगे तो ये राशि तो आई जाएगी, प्लस अगर हम इसको 10/100 से और गुणा कर दें ना तो इसका ब्याज भी इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगी 2 वर्ष के बाद की जो राशि है ना वो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखो, ये जो प्रश्नावली चल रही है ये चल रही है हमारी गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि उसने हमको 10 वर्षों के बाद का ब्याज निकालने के लिए कहा है, तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको ये समझना है कि ये गुणोत्तर श्रेणी में क्यों दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गुणोत्तर श्रेणी बन रही होगी, तभी तो उसने ये क्वेश्चन हमको करने के लिए दिया है। तो देखो इसमें गुणोत्तर श्रेणी कहाँ बन रही है। ठीक है, इसको तो हटा दो, ये तो वैसे ही समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, देखो पहले वर्ष में यानी कि हम मान सकते हैं यहाँ पे पहले वर्ष में यानी कि प्रथम पद मान सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये हो गया 500। ठीक है, उसके बाद पहले वर्ष के बाद, पहले वर्ष के बाद कौन सा वर्ष आता है, दूसरा वर्ष आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं पहले वर्ष के बाद या फिर दूसरे वर्ष के प्रारंभ में, यानी कि दूसरे साल में। ठीक है, तो पहले वर्ष में तो 500 दिए थे उसने, फिर दूसरे साल में वो 500 हो गए इतने, यानी कि अगर इन दोनों में से हम 500 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 इंटू 1 प्लस यहाँ से 500 कॉमन लिया 1 आ गया, यहाँ से 500 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ये 10/100, यानी कि 1 0 से 1 0 1/10। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वर्ष के बाद, यानी कि तीसरे वर्ष में। ठीक है, तीसरे वर्ष में, तो तीसरे वर्ष में हमारे पास कितने हो जाएंगे, देखो ये जो है ना ये और ये सेम है, तो इसको तो हमने ऐसा लिख लिया था, तो इसको तो सेम लिख देते हैं 500 500 इन दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1/10। ठीक है, फिर 1 प्लस 1/10 यहाँ पे बच गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहले वर्ष में, यानी 0 ब्याज। पहले वर्ष में तो कोई ब्याज नहीं है, पूरा हो जाएगा वर्ष तभी तो ब्याज लगेगा, तो वर्ष जब पूरा हो गया तो उसका ब्याज लग गया 1/10। फिर दूसरे वर्ष के प्रारंभ में इतना धन हो गया,
फिर इस पे हम पूरा वर्ष होने पर ब्याज लगाएंगे। तो ये तो प्रारंभ में धन था, 1 से गुणा किया तो प्रारंभ का धन है, फिर उसमें 1/10 थे और गुणा करके जोड़ दिया, तो वो ब्याज भी साथ में हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तो बन गया हमारा ए, ये बन गया ए इंटू आर द्वितीय पद, ये बन गया हमारा ए इंटू आर, आर का गुणा आर से हो रहा है यानी आर स्क्वायर हो गया ना ये, तो ये हो गया ए आर स्क्वायर। यानी कि हमको यहाँ पे पता चल गया कि ए आर स्क्वायर एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। ठीक है, तो उसने हमको कहा है यहाँ पे डॉट 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 इस प्रकार से चलती रहेगी। ठीक है, फिर वो हमसे कह रहा है कि 10वें वर्ष के बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 11वें वर्ष में। 10 वर्ष बाद कौन सा वर्ष आता है, 11वां वर्ष आता है, यानी कि वो हमसे 11वें वर्ष में जो है हिसाब करेगा। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है कि 11वें वर्ष में हिसाब होगा, यानी कि यहाँ पे टोटल पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो इस प्रकार ये चलता रहेगा और ये हो जाएगा हमारे पास 11 वर्ष में। 11 वर्ष में कौन सा पद हो जाएगा, 11वां पद, यानी कि जो हमारा हिसाब होगा ना वो कौन सा होगा, 11वां पद होगा। यानी कि हमको इस गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे गुणोत्तर श्रेणी का 11वां पद। इसको स्टूडेंट्स आपको आराम से समझना है। प्रारंभ में उसने हमको 500 रुपये दिए, फिर उस 500 के 500 हो गए और उसका 10% ब्याज हमने जोड़ दिया। फिर अगले वर्ष में क्या होगा कि जितना पहले वर्ष के प्रारंभ में है ना उतना तो है ही है, उसका ब्याज और जुड़ जाएगा। तो 1 से गुणा करने पे तो वो खुद ही आ जाएगा और 1/10 से गुणा करने पे उसका भी ब्याज आ जाएगा। यानी देखो 500, फिर ये ब्याज लग गया, फिर इसका गुणा जब इससे करेंगे ना तो ब्याज का भी ब्याज लग जाएगा। तो जब ब्याज का भी ब्याज लगता है उसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस प्रकार से ना ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास ए इंटू ए आर स्क्वायर, इस प्रकार से। और 10 वर्षों के बाद निकालना है यानी कि 11वां वर्ष निकालना है, 11वां वर्ष निकालना है यानी कि 11वां पद निकालना है। तो हम जानते हैं एन बा पद बराबर ए आर की पावर n-1। अब ए आर की पावर n-1 है, अब ए आर की पावर n-1 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 11वां पद बराबर ए की जगह पे तो रखेंगे 500, क्योंकि प्रारंभ में जो उसने दिए थे वो कितने थे, 500 थे, इनटू आर की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 + 1/10, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 1 + 1/10। आर की वैल्यू आ रही है देखो 500 ए के बराबर हो गया, आर इसके बराबर आ गया। तो 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1, तो यहाँ हम लिखेंगे 0.1 की घात, कितनी घात है n-1, यानी कि 11-1 यानी कि 10। ये जो बिंदी लगाई है ना स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, जब आप आगे और बड़ी क्लासों में पढ़ोगे ना तो उसमें बिंदी की जगह गुणा ही होता है। ठीक है, पॉइंट होता है वो थोड़ा नीचे लगता है और गुणा होता है वो बीच में लगता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना आ गया हमारे पास। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 1 + 0.1 यानी कि 1.1 हो गया ये, और उसकी घात हो गई 10। ठीक है, अब 1.1 का गुणा अगर हम घात 10 से करेंगे यानी कि 11 को हमको 10 बार गुणा करना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि जब वह आदमी 10 वर्षों के बाद में उसको रुपए देगा ना तो उसको इतने रुपए देने पड़ेंगे उसको, ताकि उसका जो है ब्याज भी और जो मूल था वो दोनों चुक जाएं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। आप इसको आराम से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही मतलब इजी था ये। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक समझना है कि प्रथम पद क्या लेना है, द्वितीय पद क्या लेना है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ब्याज वाले फॉर्मूले से। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 की पावर T। P का मतलब हो गया 500 उसने जो मूलधन दिया था, और 1 + R का मतलब हो गया जो रेट चल रही है यानी ब्याज की दर जो चल रही है। ये R तो होता है हमारा
यहाँ पे सार्व अनुपात, लेकिन ये जो आर है ना ये बता रहा है हमको कि ब्याज की दर क्या है। दर कितनी थी, 10 थी बटे 100। टी का मतलब होता है टाइम, यानी कि समय, कितने समय के लिए। तो उसने कितने समय के लिए ब्याज दिया है, 10 वर्षों के लिए, तो आ जाएगा 10। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये ऑटोमेटिक ही सेम आ गया। 500 गुणा 1 प्लस 0.1 का मतलब हो गया 10/100 और घात 10। तो दोनों आंसर सेम ही है। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि ये गुणोत्तर श्रेणी में क्यों दे रखा है, इसलिए इस तरीके से करवाया है ताकि आपको पता चले कि गुणोत्तर श्रेणी में क्यों करवाया है ये। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।